सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले एफआई का बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 8, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल रिलेशंस एंड टूल्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ने वाले वो आपको बताता हूँ। देखो, हम लोग बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए हम लोग काफ़ी सारे इकोनॉमिक एनालिसिस करते रहते हैं। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा या फिर 12th में पढ़ा होगा, डिमांड एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद ऐसे अलग अलग थेरीज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि अपने बिजनेस में क्या किस तरह से करना चाहिए। प्राइस थेरी आपने पढ़ी होगी, किस तरह से अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना चाहिए। तो ऐसे जो एनालिसिस होते हैं, आखिर इनको करते किस तरह से, मतलब बेसिकली अलग अलग तरीके एनालिसिस की मदद से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ये तो हमको पता चल ही जाता है, बट उनको करने का तरीका क्या रहता है, किसकी मदद से वो की जाती है एनालिसिस, कौन से टूल्स होते हैं, मतलब मेथड्स होते हैं, कौन से टूल्स होते हैं, और कौन से फंक्शनल रिलेशंस को मेज़र किया जाता है, देखा जाता है, और उस हिसाब से फिर इकोनॉमिक एनालिसिस किस तरह से की जाती है, इसके बारे में टॉपिक है। तो देखो, बहुत सारे ऐसे मतलब कंसेप्ट, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। तो टोटल 7 हम लोग लेने वाले हैं। तो एक ही लेक्चर के अंदर सारे नहीं हो सकते, क्योंकि देखो हम डिटेल वे में सारी चीज़ों को पढ़ने वाले, नहीं तो अगर समरी बनाकर करेंगे तो एक 2 मिनट में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, बट क्योंकि डिटेल में पढ़ना है इसलिए इसके 3 लेक्चर्स आने वाले, 3 पार्ट में। तो देखो, आज 2 टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में समझ लेते हैं, वेरिएबल्स होता क्या है, ठीक है। तो देखो, आपने 11th 10th में ही जब थे, या फिर आप 8 9th में ही थे, तो आपने जब भी आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते थे तो वहाँ पर आपको एक किसी भी तरह सम सॉल्व करना रहता था, तो वहाँ पर एक एक्स आ जाता था, ठीक है। एक्स जो रहता था हमेशा, मतलब क्या कि हमको कुछ भी ढूंढना है तो हम एक्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अगर हमको मान लो कि कुछ ढूंढना है कि राजू ने कितने समोसे खाए, तो हम लोग एक्स लिख लेते थे कि एक्स समोसे खाए उसने, और उस हिसाब से फिर ढूंढने लगते थे। फिर पड़ता था 10 समोसे उसने खाए, फिर अगली बार चेक करते थे तो मालूम पड़ता था कि 20 समोसे खाए हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से वो एक्स की जो वैल्यू वो हमेशा चेंज होती रहती थी, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो ऐसी को वेरिएबल बोलते हैं कि वो बेसिकली सिंबल जिसका हमेशा वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि देखो, काफ़ी सारी इकोनॉमिक्स थेरीज होती है और मॉड्यूल्स होते हैं जिसको बनाया जाता है ताकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझ सकें, ठीक है। इकोनॉमिक थेरीज का मतलब होता है जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, फॉर्मूला, वो सब। और मॉड्यूल्स का मतलब होता है वो बेसिकली मॉड्यूल्स को आप इस तरह से कह सकते हो कि बेसिकली इस मॉड्यूल की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में अभी क्या चल रहा है, किस तरह से मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही है, ठीक है। अब जैसे लॉ ऑफ डिमांड ही है, तो हमको क्या बताता है कि दुनिया में अभी मतलब हमारे आसपास में किसी भी प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है और उस हिसाब से कितनी डिमांड है। यानी कि अगर लोग 10 रुपये में अपना सामान बेच रहे तो उस हिसाब से उसकी मतलब डिमांड कितनी है, क्या 20 लोग खरीद रहे 10 रुपये में, अगर वही 20 रुपया कर देता है तो क्या 10 ही लोग फिर खरीदेंगे। तो वो सारी चीज़ें बताता है, मतलब रियल वर्ल्ड के बारे में बताता है। तो उसे हम मॉडल्स कहते हैं, जो रियल वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह से चलेगी अगर इस तरह से होता है तो, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ऐसे काफ़ी सारे लॉस होते हैं, तो उन्हीं को हम मॉडल्स कहते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। अब देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, लॉ ऑफ डिमांड जो है उसके हिसाब से बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड में काफ़ी सारे अजम्पशंस रहते हैं और रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जिसके हिसाब से अगर मान लो, जैसे उसमें एक अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड में ही कि हर एक आदमी जो है उसकी इनकम सेम है, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में देखोगे तो किधर सेम है, ठीक है। और ये भी मान के चलता है कि जो कंट्री की जो इनकम होती है, मतलब एक देश जो मतलब इनकम होती है टोटल, तो वो भी उसकी जितनी पहले थी उतनी की उतनी रहती है, कोई बढ़ोतरी नहीं रहती, ना कम होती है ना ज़्यादा रहती है, जितनी कांस्टेंट ही उतनी ही रहती है, ठीक है। तो अब इसके वजह से ये जो अजम्पशन से क्यों बनाए जाते हैं, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कारण। अब मान लो एक आदमी है जो आज 10 रुपये कमा रहा है, ठीक है। अब आज 10 रुपये कमा रहा है, इस हिसाब से आप उसको सस्ते प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। हो सकता है कल कल मान लो 100 रुपये कमा रहा होगा, क्यों, हमेशा सैलरी तो थोड़ी बहुत बढ़ती रहेगी। हो सकता है अचानक से उसने बिजनेस ही चेंज कर दिया, अपना मतलब दूसरी कंपनी में चला गया, वहाँ पर उसको ज़्यादा सैलरी मिलने लग जाए। तो क्योंकि हमेशा सिचुएशन चेंज होती रहती है रियल वर्ल्ड में, कोई भी मतलब अचानक से चेंज हो जाता है। इसके लिए क्या करता है, देखो, इसके लिए मतलब जिन लोगों ने अपने अपने लॉस और मॉडल्स बनाए थे, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि तो रोज रोज का झमेला बन जाएगा। आज पता चल रहा है कि देश ज़्यादा कमा रहा है, कल पता चलेगा देश जो है वो लॉस में जा रहा है, कम कमा रहा है, तो हम लोग हमेशा चेंज ही करते रहेंगे क्या अपने लॉस के अंदर। ये किस काम का फिर लॉस जब हर बार चेंज ही करना पड़ जाए। इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे अजम्पशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि मतलब क्या है कि हर एक आदमी जो है वो सेम
कमाता है, हमको कोई मतलब नहीं है, जितना नेट जितना इनकम है उसी को हम डिवाइड कर देंगे जितने भी लोग हैं, और उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि अगर 10 रुपये में प्रोडक्ट बेचेंगे तो 50 लोग खरीदने आएंगे, और अगर 20 रुपये में बेचेंगे तो 25 लोग खरीदने आएंगे, ठीक है। इस हिसाब से मतलब कैलकुलेट। अब देखो ये जो रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का, कि मतलब जितनी ज़्यादा प्राइस रखेंगे उतनी कम डिमांड होगी, और जितनी ज़्यादा कम प्राइस रखेंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक लॉ के बारे में बता रहा हूँ, एक मॉडल के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, आपको अच्छे से समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो अब इसे समझने के लिए, क्योंकि देखो अगर हम सिर्फ एक नंबर ले लेते तो नंबर हमेशा चेंज नहीं होता है। अब मान लो 2 रुपया है, तो अगर 2 रुपये में एक वड़ा पाव मिल रहा है तो हमेशा वो 2 का 2 ही रहने वाला है, उसको आप 3 नहीं बना सकते, 3 रुपया उसको नहीं लिख सकते, ठीक है। अब 2 रुपया लिखा है तो उसको 3 रुपया थोड़ी बना सकते। आपके जेब में जब 2 ही रुपया है तो 2 ही रुपया रहने वाला है, उसको 3 रुपया आप नहीं कह सकते। लेकिन अगर मान लो अगर कोई कहता है आपके पास एक्स रुपीज़ है, ठीक है, एक्स रुपीज़, तो आप उस एक्स को कुछ भी कह सकते हो, उस वेरिएबल को कुछ भी कह सकते हो। उसको पता ही नहीं आपके पास कितना रुपया आपके जेब में, हो सकता है आपके जेब में 1000 रुपया भी हो सकता है आपके जेब में 5 रुपया भी हो। तो इसलिए जब भी हमको इस तरह से इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर कोई भी मतलब कैलकुलेशन करनी रहती है और रिलेशनशिप जानना रहता है कि कितनी प्राइस है और किस हिसाब से कितनी डिमांड है, तो हम ना कि मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली वेरिएबल्स वो होते हैं, बेसिकली मतलब यहाँ पर लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा मतलब बेसिकली सिंबल जो हमेशा चेंज होता हो, उसकी वैल्यू जो है हमेशा चेंज होती हो, ठीक है। कि जैसे अब एक्स होता है तो एक्स को आप चाहो तो 5 रुपया भी बना सकते हो कैलकुलेशन करने के बाद, और चाहो तो उसको 10 रुपया भी बना सकते हो, तो जितना चाहे उसकी कैलकुलेशन करोगे तो अलग अलग वैल्यूज आ सकती है उसकी, एक ही वेरिएबल की, ठीक है। तो इसी को वेरिएबल कहते हैं, इसी को मतलब यहाँ पे समझाया गया है। एंड देखो वेरिएबल्स जो होते हैं उनको बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर मान लो हमको प्रॉफिट निकालना है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसके लिए हम मतलब काफ़ी सारे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको ये निकालना है कि हमारा रेवेन्यू कितना मतलब कितना कमाए हमको, इसके लिए भी मतलब फार्मूला बेसिकली होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग तरह फार्मूला होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर हमको ये पता करना है कि हमारा कितना खर्चा लगा है, कॉस्ट कितना लगा है, उसके लिए भी फार्मूला होता है, उसके अंदर भी हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली मतलब जितना भी मैथ के अंदर किस तरह से हम इस्तेमाल करते थे एक्स और वाई का, वैसे यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमको जो भी मतलब पता करना है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा कितना कॉस्ट लगा है, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना रेवेन्यू हमको मिला है, तो ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। जैसे कि देखो प्राइस जो होता है, अगर हमको ये पता करना है कि हमारे प्रोडक्ट की हमें प्राइस कितनी रखनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग पी जो वेरिएबल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पे अगर कॉस्ट पता करनी है तो उसका सी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब देखो लास्ट इधर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि देखो वेरिएबल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मतलब एक होता है एंडोजीनियस और एक होता है एक्सोजीनियस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो एंडोजीनियस का मतलब होता है कि विथ इन मतलब अंदर ही कि जैसे कि देखो अब लॉ ऑफ डिमांड है, तो अगर देखोगे तो डिमांड को कौन मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। कि मतलब जितना ज़्यादा अगर हम प्राइस रखते हैं तो उतनी हमारी कम डिमांड हो जाएगी, और अगर कम प्राइस रखेंगे तो ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। मतलब डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए हमें, प्राइस, ठीक है। प्राइस को जितना ऊपर नीचे हम लोग करेंगे उतना ज़्यादा डिमांड भी ऊपर नीचे होने लगेगा। तो देखोगे तो प्राइस जो है वो डिमांड को कंट्रोल कर लेता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं जो थ्योरी के अंदर मतलब बाकी का जो फैक्टर्स है उनको कंट्रोल करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उन्हें हम एंडोजीनियस वेरिएबल कहते हैं। अब जैसे प्राइस है तो प्राइस का जो पी वेरिएबल है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो जो है वो डिमांड जो है उसको ऊपर नीचे कर सकता है। अगर कम प्राइस रखेंगे तो ज़्यादा डिमांड आने लगेगी, और ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो कम डिमांड आएगी। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि मतलब डायरेक्टली उनका कनेक्शन नहीं रहता है थ्योरी से। अब जैसे कि देखो अब गवर्नमेंट ही है, अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई, अब जैसे आपकी कंपनी है, ठीक है, आपने सोचा कि मैं अपनी प्रोडक्ट की सस्ती प्राइस रख देता हूँ, ठीक है, बहुत सस्ता रखूंगा, लोग 10 रुपये में बेचते हैं, मैं 1 ही रुपये में बेचूंगा, ठीक है। जितनी बोलते हैं ना जितनी कम प्राइस उतनी ज़्यादा डिमांड, चलो मैं 1 ही रुपये में बेचता हूँ, देखती कितनी डिमांड आती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 रुपये में बेच रहे हो तो खाली आपका मतलब प्राइस की वजह से ही आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा होने लग जाए। हो सकता है मान लो आप ब्यूटी क्रीम बेचते हो, मतलब क्रीम पाउडर बेचते हो, और आप मतलब बॉयज़ हॉस्टल के इधर क्रीम पाउडर बेचोगे तो वहाँ पर उतने लोग नहीं खरीदने वाले, ठीक है। कि वहाँ के लोग जो है उनका वो पसंद ही नहीं है, उन लोगों को पसंद ही नहीं है क्रीम पाउडर लगाना उतना ज़्यादा, मतलब मेकअप करना पसंद ही नहीं है ना लड़के लोग को उतना ज़्यादा।
तो इसके वजह से क्योंकि लोगों को वहाँ पे पसंद नहीं है, इसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो कम हो गई। ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि आप दारू बेचते हो और गवर्नमेंट ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि दारू बैन है, ठीक है, जो दिखेगा दारू पीते हो उसके ऊपर फाइन लगेगा 500 रुपया। तो इस डर के वजह से लोग जो है, आपने सस्ता किया है दारू, लेकिन फिर भी लोग जो है वो नहीं खरीद रहे कि मतलब कहीं पुलिस पकड़ के ना लेके चली जाए। तो ऐसी काफ़ी सारी मतलब चीज़ें होती है जो आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती है ना। मतलब जैसे गवर्नमेंट ने कोई मतलब बोल दिया कि नहीं दारू नहीं पीना है, ठीक है, जो पिएगा उसको जेल में डाल देंगे, 500 रुपया फाइन लेंगे। तो इसकी वजह से भी आपकी डिमांड कम हो जाएगी कि लोग खुले में पहले पी रहे थे लेकिन अब चोरी छुपे पी रहे, तो सबके सब थोड़ी उतना पिएंगे, थोड़ी कम ही पिएंगे। तो इसकी वजह से भी आपकी डिमांड जो है वो कम होती जाएगी। तो ऐसे अलग अलग जो वेरिएबल्स होते हैं जो बाहर के होते हैं, क्योंकि देखो ये थ्योरी से इनका कोई रिलेटेड नहीं है कि अब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है वो थ्योरी के अंदर आता ही नहीं है। थ्योरी के अंदर क्या आता है, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, कि सिर्फ प्राइस आता है कि प्राइस ऊपर नीचे करो डिमांड ऊपर नीचे होगा। अब ये जो वेरिएबल्स जो बाहर होकर भी इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं हमारे मतलब डिमांड को, तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम एक्सोजीनियस वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है, जो बाहर होकर भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं जो भी हमारा डिमांड है या फिर जो भी वेरिएबल है उसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ओके, एंड देखो सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इट डेडिकेट्स हाउ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल्स दैट डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वन और मोर अदर वेरिएबल्स। मतलब क्या है कि देखो फंक्शंस का मतलब होता है कि मतलब ये समझाता है बेसिकली, फंक्शन का मतलब होता है कि अब जैसे प्राइस और डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जो प्राइस होती है और डिमांड होती है, तो अगर हम लोग प्राइस को ऊपर करते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा प्राइस, मान लो 10 रुपये से हमने 20 रुपये महंगा कर दिया अपना समोसा, मान लो 20 रुपये का आप समोसा बेच रहे, तो उस हिसाब से अब डिमांड ने क्या देखा, अरे प्राइस बढ़ गई है, तो एक काम करते हैं डिमांड थोड़ी कम कर देते हैं, लोग जो है अब थोड़ी कम समोसे खाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ गई डिमांड कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या, मतलब क्या इधर समझ आता है कि प्राइस जो है वो अपनी मर्जी का रहता है, मतलब जब उसका मन करता है वो बढ़ जाता है, जब उसका मन करता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब क्या, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मतलब वो एक ऐसा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन वहीं पे जो हमारा डिमांड है, बेचारा डिमांड जो है वो प्राइस को देखता है कि अरे ये तो बढ़ गया है, तो एक काम करता हूँ मैं कम हो जाता हूँ, ठीक है, और देखता है कि कम हो गया तो वो बढ़ जाता है। मतलब क्या, जो हमारा डिमांड है वो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है, कि जब भी प्राइस कोई मूवमेंट करेगा उस हिसाब से वो करेगा, कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तब वो घटेगा, ठीक है, अपने मर्जी से मतलब वो बढ़ घट नहीं सकता। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं इनके बीच का जो रिलेशनशिप रहता है कि मतलब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घट जाती है, तो ये जो रिलेशनशिप होती है इसी को दिखाने के लिए हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया जिसकी मदद से आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि फॉर इंटेंस इकोनॉमिक्स जनरली लिंक द वॉल्यूम ऑफ कंजप्शन बाय द हाउस होल्ड टू द रिसिप्ट ऑफ डिस्पोजल इनकम। सच बिहेवियर इज स्पेसिफाइड बाय सेइंग दैट कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजल इनकम। दिस फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड डिस्पोजल इनकम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज C इक्वल टू F वाई, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, मतलब जो ऐसे एनालिसिस करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो उन लोग के हिसाब से मतलब जनरली उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग देखते हैं कि कोई भी आदमी, अगर देखना है कि हमको पता करना है कि किसी भी आदमी की कंजप्शन नीड कितनी है, मतलब कितनी डिमांड करता है, तो अगर ये आपको जानना है तो इसको जानने का एक सिंपल सा तरीका है कि देखो वो कितना कमाता है। मतलब अगर एक आदमी है जो 1000 रुपये कमाता है दिन का, तो उस हिसाब से, क्योंकि वो 1000 रुपये कमा रहे हैं दिन भर में, तो उस हिसाब से वो कितना रुपया मतलब उसमें से खर्च कर सकता है। अगर मान लो आपके ही जेब में 1000 रुपया रहेगा तो आप 1000 रुपया रहेगा तो आप ज़्यादा खर्च करोगे, और वहीं पर अगर मान लो 10 ही रुपया रहेगा तो आप 10 रुपया रहेगा तो आप कम खर्च करोगे। तो जितनी ज़्यादा आपके पास पैसे रहेंगे उस हिसाब से आप कंजप्शन करने वाले हो, मतलब सामान को खरीदने वाले हो, ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, उन लोग सबसे पहले तो जो टैक्सेस रहते हैं, जो भी मतलब कटम कुटी रहती है और जो भी ऐड करना रहता है उसके अंदर, कि जैसे गवर्नमेंट की जो टैक्स है उसको काट देते हैं पहले, इनकम में से जो भी कमाया उसमें से टैक्स हटा दो। उसके बाद अगर मान लो कुछ इंटरेस्ट मिला है या फिर कोई पेंशन रहता है ना, वो सारी चीज़ें अगर मिलती है तो वो सारी चीज़ें ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो पैसा बच जाता है, ठीक है, उसी को हम डिस्पोजल इनकम बोलते हैं। मतलब जो भी काटम कुटी करने के बाद जो भी हमारे पास पैसा बच जाता है उसे डिस्पोजल इनकम
सके थे। और उस डिस्पोजल इनकम के हिसाब से ही हम निकालते हैं कि ये जो आदमी है ये कितना ज़्यादा कंजप्शन कर सकता है, मतलब सामान खरीद सकता है। मतलब जैसे आपके पास 1000 रुपये, तो आप चाहो तो उसमें से मान लो आपने 100 रुपये टैक्स भर दिया तो 900 रुपये, तो 900 रुपये का आप सामान खरीद सकते हो। ठीक है, आपके पास इतनी मतलब पावर है कि आप 900 रुपये का सामान खरीद सकते हो। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पर देखो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप समझ सकते हो। जैसे कि देखो C=F(y). ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो C का मतलब होता है कंजप्शन, यानी कि आप कितनी ज़्यादा कंजप्शन कर सकते हो। F का मतलब होता है फंक्शन के, मतलब जितनी ज़्यादा आपके पास मतलब पैसे होंगे उस हिसाब से उतनी ज़्यादा आप कंजप्शन करोगे। और Y का मतलब है कि मतलब आप कितनी ज़्यादा आपकी डिस्पोजल इनकम है, मतलब कितनी ज़्यादा आपने कमाया है। जैसे 900 रुपये आपने टैक्स वैक्स हटाकर 900 रुपये आपके पास बचा है मान लो, तो अब 900 रुपये जो है उस हिसाब से अगर 900 रुपये आपके पास, तो आप 900 रुपये तक का कंजप्शन कर सकते हो। जितना चाहो उतना 900 रुपये तक का ही मतलब खरीद सकते हो सामान। ठीक है, अब चाहो तो 900 रुपये में कपड़ा खरीदो या फिर खाना खरीदो, जो चाहो वो खरीद सकते हो। तो इस तरह से आप मतलब पता चल जाएगा हमको कि कोई भी आदमी जो है वो कितना रुपया मतलब कमाता है और उस हिसाब से मतलब कितना रुपया कंजप्शन कर सकता है, मतलब खपत कर सकता है, पैसे का इस्तेमाल कर सकता है कितना। ठीक है, कंजप्शन का मतलब होता है कि कितना पैसा वो अपना इस्तेमाल कर सकता है। ओके, तो ये फंक्शंस होते हैं कि मतलब फंक्शंस का मतलब मे भी आपको समझ आ गया होगा, आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ फंक्शन का मतलब। देखो फंक्शन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है जो मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जैसे यहीं पे देखो कि कंजप्शन जो है वो डिस्पोजल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जितना ज़्यादा आप पैसे कमाओगे उतने ज़्यादा आप खरीद सकते हो सामान, और अगर कम पैसे कमाओगे तो कम चीज़ें खरीद सकते हो। ठीक है, सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हो। एंड अगर किसी भी तरह सजेशन या फिर आपको जो भी डाउट रहेगा फीडबैक देना है तो आप लोग दे दो कि आपको किस तरह समझ आया है कि नहीं आया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कि नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं समझी है, तुम्हारी क्या बात करते हो, तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी राय है वो बता दो, ताकि थोड़ा बहुत हम भी अपने आप को अपग्रेड कर दें। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियो को आप देख सकते हो। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे होंगे तो अब क्या टेंशन है, तब तो यहीं पे प्लेलिस्ट आई गई होगी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जाकर देख लो। और चैनल पे बिजनेस कम्युनिकेशन और फाउंडेशन कोर्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वो भी चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।